आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूड में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, जिनका एनवायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान का जो सब्जेक्ट है, उसके मैंने क्लास थर्ड आपके ले रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। और वो पेपर में आपके ना उस वे में किसी ना किसी टाइप से आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब ये जो क्लास है आपकी वो थर्ड क्लास है। इसमें भी हम सेम वही फॉलो करेंगे रूल कि पहले तो हम जैसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर उसकी विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं आंसर बताऊंगी। जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है ना इसमें आपके ना जो थर्ड क्लास है इसके अंदर ना आपके इतने टाइप से क्वेश्चन को पूछ सकता है एग्जामिनर। या तो यूं पूछ लेगा कि प्रदूषण का अर्थ व परिभाषाएं और प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों, प्रभावों और कारणों तथा रोकने के उपाय बताइए। या फिर आपसे सिंपली ये आपसे यूं भी पूछ सकते हैं कि मृदा प्रदूषण क्या होता है और मृदा प्रदूषण के प्रभाव, कारण एवं रोकने के उपायों का वर्णन करें। या फिर आपसे ये वायु प्रदूषण क्या में पूछ सकता है, सेम इसके प्रभाव और रीजंस और जो उपाय हैं वो। या फिर जो ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण, इस टाइप से वो आपके क्वेश्चन को पूछ सकता है। अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया तो ये एक तरीके से आपके ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें एक तो आपको प्रदूषण होता क्या ये बताना है, प्लस आपको जितने भी प्रदूषण के प्रकार हैं उनको डिफाइन करना है और उसको बताना है आपको, और साथ में क्या करना है उसके प्रभाव, कारणों और तथा रोकने के उपाय, इन सब के बारे में बताना है। तो ये आपका है ना उस चैप्टर में से हो जाता है ना जिसमें आपके प्रदूषण के बारे में होगा एक चैप्टर, उससे रिलेटेड आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जा रहा है, जिसमें से अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इनमें से बन के आ जाए तो आप इजीली लिख सकें। इस टाइप से मैंने इस आंसर को कम्प्लीटली आपको करवाया है। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें ये है कि प्रदूषण का अर्थ है, इसमें हम इसके बारे में जानेंगे। प्रदूषण का अर्थ, प्रकार, प्रभाव, कारण और रोकने के उपाय। अब हम पहले देख लेते हैं कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, कि प्रदूषण का जो पर्यावरण प्रदूषण है उसका मतलब क्या है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो ये पर्यावरण है वो किससे मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर क्या ना ढका होना, मतलब कि चारों ओर हमारे चारों ओर का वातावरण, उसको हम पर्यावरण कहते हैं। परंतु इसमें प्रदूषण वद भी जुड़ जा रहा है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि पर्यावरण और प्रदूषण से मिलकर बना होता है पर्यावरण प्रदूषण। जैसा कि हम पिछले लेख में ये जान चुके हैं कि पर्यावरण का तात्पर्य क्या है, हमारे चारों ओर का या आसपास का जो वातावरण होता है उसको हमने क्या कहा है, पर्यावरण कहा है। और जिसमें आप और अन्य जीवधारी रहते हैं वो हमारा क्या होता है, पर्यावरण रहता है। परंतु जो प्रदूषण है, प्रदूषण को स्पष्ट करते हुए कॉलिन वॉकर ने कहा है कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त सामान्य वातावरण में भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों के कारण होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। इट मीन्स अगर जो हमारे चारों ओर का जो वातावरण है उसमें किसी भी टाइप का आपका भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो या जैविक परिवर्तन हो, तो अगर कोई भी ऐसा टाइप का जो परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या 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 है, प्रदूषण कहा है। अगर कोई भी कण जो है किसमें, हमारे आसपास के चारों ओर वातावरण में मिलते हैं, अगर कोई भी मतलब अवशिष्ट पदार्थ अगर हम कह दें तो वो क्या हो जाता है, वो प्रदूषण कहलाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है। ऐसे ही जो ओडम के अनुसार है ना, वातावरण के अथवा जीव मंडल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों के ऊपर जो हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, इट मीन जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, जो हमारे जो हमारा पर्यावरण है उसमें अवशिष्ट पदार्थ का उपस्थित होना भी क्या होता है, प्रदूषण ही होता है। तो इसने यही डेफिनेशन इसको दी है, हमें दी है कि जो रासायनिक एवं गुणों के ऊपर क्या होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। और अन्य शब्दों में हमारे पर्यावरण की प्रकृति, संरचना व संतुलन में उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन, इनमें जो मैंने बोला ना अवशिष्ट पदार्थ, जो अगर हमारे पर्यावरण में अवशिष्ट मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है अगर वो आ जाए तो वो क्या होगा, प्रदूषण का ही कार्य करेगा। और सेम यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहा जाता है, प्रदूषण कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रदूषण के प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो प्रदूषण जो है बहुत प्रकार के होते हैं, पर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके हैं सिलेबस में, हम उन्हीं प्रदूषण के प्रकारों को देखेंगे। जैसे कि अब इसमें मैंने लिख रखा है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। परंतु जो आपके मुख्य, जो आपके पेपर में ना एग्जामिनर के एग्जाम के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से आपके चार प्रदूषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इन चारों प्रदूषण को आपके कारण बताऊंगी, फिर मैं उसका क्या बताऊंगी, आपके उपाय बताऊंगी। इस टाइप से हम इनको करते हुए चलेंगे और इसके प्रभाव के कारण भी हम इसके देखेंगे।
है ना, कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो फर्स्टली तो हम यही जानेंगे कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं। अगर किसी भी प्रदूषण को आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आपको यही चीज़ जाननी होगी कि आखिर में ये है क्या प्रदूषण। जल में प्रदूषण क्या होता है सॉरी, कि जल में क्या होना, अवांछनीय पदार्थ का मिलना, वो जल प्रदूषण आप कहते हैं। परंतु इसको हम बुकिश लैंग्वेज में किस टाइप से देखते हैं, एक बार वो देख लेते हैं हम कि इसको हम बुकिश लैंग्वेज में नहीं कहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मैंने बहुत इजी वर्ड्स में आपको प्रोवाइड करवाया ये चीज़, तो इसको मैं बुकिश लैंग्वेज में नहीं कह सकती। हाँ, बट इतना होना कि जैसे अगर हमने नॉर्मली हमसे कोई पूछे कि जल प्रदूषण क्या होता है, तो हम इन शॉर्ट वे में क्या कहेंगे कि जल में कुछ भी अवशिष्ट पदार्थों का मिलना या अवांछनीय पदार्थों का मिलना, है क्या हो जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है। और अगर हम मतलब वैसे लैंग्वेज में देखें कि थोड़ा सा आपका कैसे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लैंग्वेज में देखें, तो जल प्रदूषण को मैं किस टाइप से डिफाइन करूंगी कि जल में किसी भारी पदार्थों की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाए, नुकसानदायक हो जाए, नुकसानदेह हो जाए। इट मीन्स ऐसी चीज़ों का मतलब उसमें मिल जाना, ऐसी भारी पदार्थों की उपस्थिति होना जिससे कि क्या हो जाए, जल के जो स्वाभाविक गुण है उनमें परिवर्तन होकर और जल कैसा हो जाए, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो जाए, उसकी उपयोगिता कम हो जाए और जल प्रदूषण कहलाता है। इट मीन जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाए और जो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, इस प्रकार का जो परिवर्तन आ जाए जल के अंदर, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हमने इसको इतने अच्छे से इसकी डेफिनेशन को पढ़ा। और अगर मैं अन्य शब्दों में ऐसे जल को नुकसानदेह तथा लोक स्वास्थ्य या लोक सुरक्षा या घरेलू व्यापारिक औद्योगिक कृषि या अन्य वैधपूर्ण उपयोग को या पशु पौधों के स्वास्थ्य और जीवन को, तो इन सब के द्वारा मतलब क्षतिग्रस्त करें इनके जीवन को किसी भी टाइप से, औद्योगिक या कृषि तौर पे, जैसे कृषि में भी जो किसान होते हैं वो जल का प्रयोग करते हैं सिंचाई देने के लिए, अगर उससे भी क्या हो, पेड़ पौधों को नुकसानदेह पहुँचे, या फिर हमारे जो हम जो खाना बनाते हैं उसमें भी जो हम घरेलू चीज़ों में जो यूज़ करते हैं पानी का, अगर उसके लिए भी वो क्या हो, हमारे जीवन के लिए क्या हो जाए, क्षतिग्रस्त हो, तो वो क्या है, जल प्रदूषण होगा। तो यही बात इसमें कही गई है, ये ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा है नहीं, इसको आप इन शॉर्ट वे में मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ है जल प्रदूषण। अब हम देख लेंगे जल प्रदूषण होते किस किस कारणों से, क्या क्या कारण है जल प्रदूषण के होने के। तो मैंने इन शॉर्ट वे में इनको लिख रखा है पॉइंट वाइज कि मानव मल का नदियों नहरों आदि में क्या करना, विसर्जन करना। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं इनको इतनी भी समझ नहीं होती, वो क्या कर देते हैं कि जो एक तरीके से वेस्ट मटेरियल होता है वो भी जो नदियाँ होती हैं उनमें जाकर एक तरीके से उसको गंदा कर देते हैं जलों को, या फिर या फिर उनमें एक तरीके से क्या करना, अवशिष्ट पदार्थों को फेंक देते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई भी चीज़ होती है उनको दहला दिया जाता है कह कर के क्या, भगवान को अर्पित कर रहे हैं या कुछ भी, तो परंतु उससे क्या होता है, वो गंदा ही तो होता है ना। इससे अच्छा तो लोगों को क्या करना चाहिए कि नदियों के पास अगर उनको वो करना ही है तो नदियों में दहला करना उनके आसपास रख देना चाहिए, जिससे कि वो क्या हो जाए, एक तरीके से वो ज़्यादा वो भी ना करे, प्रदूषण भी ना करे जल में जाकर। या फिर जैसे कि इस कारण भी होता है कि सफाई तथा सीवर का उचित प्रबंधन ना होना, कि जो नालियाँ हैं उसका एक तरीके से सही से मैनेजमेंट ना हो पाना भी क्या करता है, जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है। इस कारण भी क्या है, जल प्रदूषण फैलता है। नेक्स्ट है कि विभिन्न औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी नदियों और नहरों में विसर्जन करना, कि जो कचड़े होते हैं, जो लोग होते हैं, जो कूड़ा करकट होता है ना, उसको भी जाके ना नदी में बहावा देते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो गलती तो काम कर रहे हैं ना, उससे क्या हो रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। तो यही कारण है जल प्रदूषण की होने की। नेक्स्ट है कि कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलना, जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो वो होता है, रसायन होता है, उसको भी आप देखते हैं कि क्या कर देते हैं, वो नदियों में बहा दिया जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, नदियों में रसायन की मात्रा बढ़ रही है और वो प्रदूषित हो रही है नदियाँ। उससे क्या हो रहा है कि जल के लिए जो जल है वो जीवन के लिए क्या हो रहा है, घातक सिद्ध होता जा रहा है, वो नुकसानदेह हो रहा है। तो ये कारण भी है क्या होना, पानी का दूषित होना, जल का दूषित होना। नदियों में कूड़े कचरे, मानव शवों को, और जैसे आप देखते हैं कि मानव का शव जो जला दिया जाता है तो उनको भी क्या कर देते हैं, नदियों में वो कर देते हैं, दहला दिया जाता है। तो उससे भी तो जल प्रदूषण बढ़ता ही है ना, वो भी क्या है, जल के लिए हानिकारक है। और जल हमारे लिए क्या हो जाता है, फिर हानिकारक हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है, जल प्रदूषण को ही तो बढ़ावा दे रही है। तो यही कारण है कि इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, बहुत तेजी से फैल रहा है। यही चीज़ है इसके अंदर। अब हम देख लेते हैं जल प्रदूषण के प्रभाव।
आखिर में इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मानव जाति के ऊपर जल प्रदूषण का। अगर जल प्रदूषण बढ़ता है तो इससे मनुष्य, पशु, पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है, क्योंकि अगर गंदा जल हमें प्रोवाइड होता है तो आप देखते हैं कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं लोगों में, टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये किसके कारण, दूषित जल के कारण ही होता है। जो टाइफाइड भी होता है ना, वो भी दूषित जल के कारण होता है, क्योंकि उससे क्या होती है, आंतों में बहुत ज़्यादा मतलब खराबी आ जाती है। आंत सही जो आंतें होती हैं वो सही से वर्क नहीं करती हैं। तो यही चीज़ है कि जो दूषित जल होता है वो चाहे मनुष्य हो, फिर चाहे पशु हो या पक्षी हो, इन सभी के लिए क्या बनता जा रहा है, खतरा होता है। इससे टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया, हैजा हो गया और गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइफाइड भी क्या है, दूषित जल पीने से ही होता है। जो दूषित खाना, दूषित जल पीते हैं, तभी आपने देख रखा होगा कि टाइफाइड के टाइम पे डॉक्टर प्रिकॉशंस देने के लिए बोलते हैं किस चीज़ का, जो बाहर के जो तले हुए सामान होते हैं, तले हुए छने हुए जो सामान होते हैं उनको खाने से मना करता है। इट मीन्स वो क्या बोलता है, सिंपल खाना खाना चाहिए और साफ पानी पीना चाहिए। तो यही चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ का प्रभाव ये पड़ता है कि इससे विभिन्न जीव, वनस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो जीव जंतु होते हैं वो भी इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर रसायन से मिला हुआ जल अगर वनस्पति में आप वो करते हैं, उनको सिंचाई करते हैं उस वनस्पति की, तो वो क्या होगा, वो वनस्पति को भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि रसायन से मिला हुआ जल भी वो बहुत ज़्यादा वो होता है, हार्मफुल होता है, किसी चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे फिर मनुष्य क्यों ना हो। तो ये सभी के लिए नुकसानदायक है। इससे पीने के पानी की कमी बढ़ती है। इट मीन्स अगर गंदा जल होता रहेगा तो इससे क्या होगा, पीने का जो पानी है वो भी खत्म हो जाएगा। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मतलब जो प्रीवियस मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया भी था कि रहने के लिए वो जो जल है ना वो हमारे पृथ्वी पर 71% है, परंतु जो पीने वाला पानी है वो सिर्फ 20% का आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो इस टाइप से है। तो वो पीने वाला जो पानी है वो कितना कम है आप देख सकते हैं। तो अगर जल को हम प्रदूषित करेंगे तो इससे तो और कमी आ जाएगी ना पीने वाले पानी में, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि जमीन के भीतर का भी पानी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अगर कोई भी रसायन, फैक्ट्री से निकलने वाला रसायन जो होता है पदार्थ, अगर वो बहाया जाते हैं तो उससे भूमि के ऊपर भी पानी जाता है, तो उससे भूमि का भी पानी क्या हो जाता है, दूषित होता है। और प्लस नदियों, नहरों, झीलों, इन सब का पानी तो दूषित होता ही होता है। तो ये आपने देख लिया कि क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं अगर जल प्रदूषण बढ़ता है। तो अब जल प्रदूषण को रोकने की क्या क्या उपाय हैं, प्रिवेंट हम इसको कैसे कर सकते हैं, जल प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। तो इसके निम्नलिखित उपाय हैं, जैसे कि जो वाहित मल को नदियों में छोड़ने के पूर्व कृत्रिम तालाबों में रासायनिक विधि द्वारा क्या कर देना चाहिए, उपचारित कर देना चाहिए। मतलब कि उसको वहीं पे साफ कर देना चाहिए जब वो क्या हो, तालाबों में, मतलब तालाबों में वो करके उसको उसी टाइम पे उस पानी को, जैसे आप जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है वो भी पानी साफ करने के लिए होता है, तो मतलब पीने योग्य बनाने के लिए पानी का क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने यही बोला है ना कि इसको क्या कर देना चाहिए, इनको उपचारित करना चाहिए जो वाहित मल को नदियों में छोड़ने के पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें ये आप उपाय कर सकते हैं कि अपमार्जनों का कम से कम उपयोग होना चाहिए। केवल साबुन का उपयोग ठीक होता है, कि जो अपमार्जक होते हैं, इट मीन जैसे आप देखते हैं कि डिटर्जेंट ये सब होते हैं आपके, तो इट मीन इनका भी कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क्या हो, जल प्रदूषण कम से कम हो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। फिनाइल विनाइल ये सब क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और ये क्या करते हैं, जल प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं। तो इसको कम से कम इसका यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो होगा। अब है ना, आप है ना मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो आपके इसके कारण है ना, अगर आप इसको अपोजिट कर दे, अगर जैसे मान लो कि मैं यूँ लिख दूँ कि हाँ, वो मानव मल का नदियों, नहरों में आदि में विसर्जन कम से कम किया जाना चाहिए, इट मीन्स नहीं के बराबर होना चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए कि साफ़ सफाई का वो, अगर मैं इसके उपाय में बोलूँ तो आप क्या लिख सकते हैं कि सफाई का, सीवर का उचित प्रबंधन होना चाहिए, नालियों का सही तरीके से वो होना चाहिए, हमारे उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए कि नालियों का सही से प्रबंधन हो। तो यही चीज़ है। तो इसके ना आप ना उपाय में ना इसको अपोजिट करके इसके कारणों को और ईजिली बनाकर लिख सकते हैं। ये कोई अलग से पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखना ज़रूरी है। आपके जो इसके कारण है, अगर उसको आप अपोजिट करके उसको मतलब राइट डायरेक्शन में लेके जाएं, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, उपाय बन जाएंगे। मैं एक आपको तरीका बता रही हूँ कि अगर पेपर में आपको नहीं याद आते हैं उपाय कि आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो आप ईजिली, अगर आपने बहुत सारे कारण लिख दिए ना कि किस किस कारण से जल प्रदूषण होता है, तो आप ईजिली बनाकर उपाय भी लिख पाएंगे। जैसे नेक्स्ट है आपका कि कारखानों से निकले हुए
अवशिष्ट पदार्थों को नदी, झील व तालाबों में नहीं डालना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आजकल जो लोग होते हैं वो जो पूजा सामग्री होती है, जैसे फूल हो गए या फिर जो भगवान की जो टूटी हुई जो खंडित जो मूर्ति होती है, उनको भी क्या कर देते हैं, वो पानी में दहला देते हैं। तो वो भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उससे भी क्या होता है, प्रदूषण वो जल प्रदूषण बढ़ता है। तो यही इसने बात कही है ना कि कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को नदी, झील और तालाबों में नहीं डालना चाहिए। ये तो यहाँ पे आपको फैक्ट्री के जो रसायन होते हैं उनको नहीं डालना चाहिए। और घरेलू अपमार्जकों को आबादी वाले भागों से दूर और जलाशयों में डालना चाहिए। नेक्स्ट है जहाँ पे मतलब आबादी नहीं है, जहाँ पे जो लोग हैं नहीं रहते हैं, जहाँ पर इट मीन्स जो जल है ओनली वैसा ही वेस्ट है, ना कि उसको यूज़ किया जाता है। तो इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। जिन तालाबों का जल पीने का काम आता है उसमें कपड़े, जानवर आदि नहीं धोने चाहिए। इट मीन्स ये नहीं कि जिसमें एक तरीके से वो पीने योग्य जल है और उसमें आप जाकर जानवरों को नहलवा रहे हैं या फिर कपड़े उसमें धो ले रहे हैं या फिर जो मनुष्य है वो मल त्याग कर देता है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसके अंदर। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो जल प्रदूषण है वो कम से कम होगा। नेक्स्ट है नगर व कस्बों के सीवेज में मल मूत्र, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ तथा जीवाणु होते हैं। इसे आबादी से दूर खुले स्थान में सीवेज को निकाला जा सकता है। इट मीन जहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं वहाँ वैसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ये कहाँ हो, दूर जाकर एक तरीके से इसको यूज़ हो सके। फिर इसे सेप्टिक टैंक, ऑक्सीजन ताल तथा फिल्टर बेड आदि काम में लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट इसका उपाय में कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, तो बिजली या ताप गृह से निकले हुए पानी को स्प्रे पांड या अन्य स्थानों से ठंडा करके उसको पूर्ण उपयोग में लाया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी एक तरीके ध्यान रखेंगे तो जो जल प्रदूषण है वो कम से कम होगा। अब नेक्स्ट आपका प्रदूषण क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं, इट मीन जो वायु में क्या होना, अवशिष्ट पदार्थों का मिलना, अवांछनीय पदार्थों का उपस्थित होना ही वायु प्रदूषण होता है। जैसे कि इसमें लिख रखा है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। आप जानते हैं कि हमारी जो वायु है इसके अंदर ऑक्सीजन, जो आपकी O2 है, नाइट्रोजन है और फिर जो CO2 है या फिर आपके जो अन्य गैसेस होते हैं वो सब होते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है इसके अंदर होते हैं। जैसे इसमें लिख रखा है जिसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो आपकी 78% होती है। जो वायु में हमारी नाइट्रोजन कितनी है, 78 है। और जो ऑक्सीजन है वो आपकी कितनी है, 21% है। जो ऑक्सीजन है 21 और 0.03 हमारी क्या है, CO2 है, पाया जाता है। तथा शेष जो 0.97% में हाइड्रोजन हो गई, हीलियम हो गई, आर्गन हो गई, नियोन हो गई, क्रिप्टोन हो गया, जेनोन, ओजोन तथा जल वाष्प होती है। तो ये बाकी गैसें, तो वायु कितनी इन सब चीज़ों से मिलकर बनी होती है, परंतु वायु में विभिन्न गैसों की उपरोक्त मात्रा उसे संतुलित बनाए रखती है। अगर वो एक तरीके से जो ये सब हैं, अगर ये इतनी ही मात्रा में सही तरीके से संतुलित रहें तो ये क्या है, ये वायु प्रदूषण नहीं करती। परंतु जहाँ इनका संतुलन बिगड़ा, इसमें जरा भी अंतर आने पर वह क्या हो जाती है, असंतुलित हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए क्या हो जाएगी, हानिकारक साबित हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उससे क्या होगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, हानिकारक ही तो होगा ना, क्योंकि इसमें क्या हो गया, अब असंतुलन आ गया और असंतुलन आने के ऊपर ही हम इसको क्या कह देते हैं, वायु प्रदूषण कह देते हैं। और ये क्या होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित होती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब कभी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में वृद्धि होती है तो ऐसी वायु क्या हो जाती है, प्रदूषित वायु है। तथा इस प्रकार के प्रदूषण को हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक वायु प्रदूषण की डेफिनेशन को भी आपको कितने अच्छे से लिखा है और पेपर में आपको भी इसी टाइप से लिखना होगा। ये नहीं कि आप 8th और 9th क्लास के स्टूडेंट हैं कि आप छोटी सी डेफिनेशन लिख के आ गए कि हाँ वायु में जो असंतुलन मात्रा होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। इस टाइप से नहीं लिखना होता आपको। इसमें आपको प्रॉपर वे में, आप क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उस वे में आपको इन चीज़ों को लिखना और फ्रेम करना आना चाहिए क्वेश्चन के आंसर को। तो इसलिए मेरा यही मोटिव है इन वीडियोज़ को लाने का, जिससे कि आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज पता चल जाए कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन को फ्रेम करके लिखना होता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट अब मैं ना आपको ना वो प्रोवाइड करवाऊँगी, क्या कहते हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, आपके टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उन 10 चैप्टर्स को मैं एक एक करके आपको वीडियो लेके आऊँगी। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर को मैं अच्छे से उस वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स जो आपके हाईलाइट्स होंगे, उन सबको मैं कंप्लीट करवा दूँगी, जो भी आपका रह गया होगा। तो आप वेट करना, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर करवाने की कोशिश करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपका एग्ज़ाम कब है इसका, ठीक है। जिन बच्चों का एग्ज़ाम कब है आप मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट है आपका वायु प्रदूषण के कारण। अब वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है,
तो आप जानते हैं कि वाहनों सबसे हम बेसिक अगर हम बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं कि वाहनों से निकलने वाला धुआँ क्या करता है, वायु प्रदूषित करता है। जो आप देखते हैं कि जो इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, अगर शहरों में आप देखेंगे ना तो वायु प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक होती है कंपैरिजन टू किसके, ग्रामीण इलाकों के। क्योंकि गाँव में इतनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं चलती, इतने जो साधन होते हैं वाहनों के, इतने ज़्यादा साधन नहीं प्रोवाइड होते गाँव में। परंतु जो शहर है वहाँ पे तो आप देखते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ होती है गाड़ियों की, जो ट्रैफिक जाम हो जाता है इतना ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, इससे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट कारण है वायु प्रदूषण का कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, जो फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज से काले काले जो धुएं निकलते हैं, आप देखते हैं चिमनी के थ्रू जो धुएं ऐसे करके निकलते हैं, तो वो भी तो क्या करती है, वायु प्रदूषित ही करती है। नेक्स्ट है आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण, जो धूल कण इन सब भी वायु प्रदूषित होती है। जो मिट्टी अगर उड़ती है वो भी क्या कर रही है, वायु को प्रदूषित तो कर रही है ना। अगर जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ियों के चलने पर जो मिट्टियाँ उड़ती हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं अगर वो भी वायु में जाकर मिल जाते हैं तो वो भी क्या करती है, वायु को प्रदूषित करती है। यही चीज़ है, ये बहुत ईजी है इसलिए मैं इनको बहुत स्पीड वे में बता रही हूँ। अगर कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको मतलब मैनेज कर लेना। बाकी मतलब ठीक है, क्योंकि ये इतना ईजी कंसेप्ट है ना कि मैं आपको इसलिए स्पीड में करवा रही हूँ कि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखने में लगे रहें। हाँ, बट इतना मैं 101% कह देती हूँ, अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी बहुत सी चीज़ें को कंप्लीट मतलब करवा दूंगी मैं। ऐसा कोई भी पॉइंट आपका नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट है इसके होने के वायु प्रदूषण के, कि जंगल में पेड़ पौधे के जलने से निकलने वाला धुआं हो गया, कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, या फिर तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाले धुएं के कारण भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। और जो लकड़ियां जाती हैं, अगर आप देखते हैं कि ठंड के टाइम पे बहुत से लोग क्या होते हैं, बहुत ठंड के कारण क्या करते हैं, लकड़ियों को जलाते हैं। लकड़ियों से भी जो धुआं निकलता है वो भी क्या होता है, आपका वायु प्रदूषित करता है। और लोग ना, कई कई लोग तो ये भी कहते हैं कि सिर्फ लकड़ियों को ठंड में ना जलाकर ना, लकड़ियों के साथ पन्नी वन्नी, ये बोरे और ये जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है ना, इनको भी जलाते हैं आग वो लगने के लिए। तो ये भी क्या करे, बहुत ज़्यादा ये तो हानिकारक होती है। जो इसके अंदर प्लास्टिक आग में डाल देते हैं ना, जो प्लास्टिक को आग में जलाया जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारी वायु को। अब नेक्स्ट आपका कि वायु प्रदूषण का प्रभाव, कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी जीवन शैली पर। इट मीन्स ये क्या हमारे वातावरण जो है, वायु प्रदूषण का वातावरण, ये कैसा इफेक्ट डालते हैं हमारे जीवन शैली के ऊपर। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें ये है कि हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति से मनुष्य, पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि इससे अगर वायु प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है ना, तो लोगों में ना दमा की बीमारी हो जाती है। दमा में होता है ना कि सांस नहीं ली जाती, लोगों को मतलब प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन को ग्रहण करने में। अगर आप एक चीज़ नोटिस करते होंगे ना, तो जैसे अब आपके घर में कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे, तो अगर वो लोग गाँव में रहते होंगे और जब वो शहर में आते होंगे ना, तो उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब सफोकेट सा फील होता है अगर वो शहर में आ जाते हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उनको उतनी हैबिट नहीं होती ना वो वैसी वायु, गंदी दूषित वायु में रहने की। परंतु क्योंकि वो वहाँ पे गाँव के नेचर में आप देखते हैं कि पेड़ पौधे, इतनी हरियाली रहती है, खेत वेत रहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। परंतु अगर उनको शहर में लाकर रखा जाए ना, उनको बहुत ज़्यादा मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती हैं, उनको सर्दी खांसी हो जाती है, या फिर अंधापन भी थोड़ा बहुत आने लग जाता है, मतलब धुंधला दिखाई देता है, या फिर स्वर्ण शक्ति का कमज़ोर होना। ये सब बीमारियां एक तरीके से उत्पन्न होती हैं। त्वचा रोग जैसी बीमारियां पैदा होती हैं और लंबे समय के बाद इससे जननिक विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। इट मीन जो फिजिकली जो हमारी वो जो डिसेबिलिटी होती है वो भी इसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण वो बढ़ जाती है। और अपनी चरम सीमा पर यह घातक भी हो सकती है। अगर वायु प्रदूषण बहुत अधिक मात्रा में हो गई तो बहुत ज़्यादा ये क्या करेगा, मतलब इफेक्ट डालेगा लोगों की जीवन शैली को, लोगों के जीवन को, व्यक्ति के जो जीवन है, या पशु पक्षी हो गए या फिर पेड़ पौधे हो गए, इन सभी के लिए विनाशकारी होती है वायु प्रदूषण। तो इसका ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट इसका इफेक्ट पड़ता है कि वायु प्रदूषण से सर्दियों में कोहरा छाया रहता है। आप जानते हैं कि आप देखते होंगे कि इससे ठंडियों के टाइम में जो कोहरा आता है, धुंध पड़ती है, तो लोग सोचते हैं कि वो फॉग है, परंतु वो क्या होता है, वो वायु प्रदूषण की निशानी होती है। अगर जितना ज़्यादा जो वो होता है, धुंधला दिखाई देता है, अगर सुबह सुबह आप उठते हैं ठंडियों में कोहरा सा होता है और वो ज़्यादा ही मात्रा में होता है, तो वो क्या होता है, वो वायु प्रदूषण ही होता है, जिसके कारण धुएं तथा मिट्टी के कणों का कोहरे में मिला होना है। इससे प्राकृतिक दृश्यता में कमी आती है। इसमें जो नेचर की जो दृश्य, वो नेचर नहीं, हम जो देखते हैं नेचुरली, उसमें हमारी कमी आती है।
तथा आँखों में जलन होती है और सांस लेने में भी कठिनाई होती है। आपने ज़रूर ठंडियों में बहुत किस्से सुने होंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुई है ठंडियाँ, परंतु आपने ज़रूर ये किस्से सुने होंगे। पिछली ठंडियों की बात है कि लोगों की आँखों में जलन हो रही थी, आँखें लाल हो जा रही थी लोगों की, या फिर सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी, या उनको दिखाई बहुत कम देने लग रहा था। मतलब ये सब है ना सिम्टम्स है ना, लोगों में पिछले साल बहुत देखे गए थे ठंड के मौसम में। अभी तो ठंड इतनी स्टार्ट हुई नहीं है, वैसे तो स्टार्ट भी हो गई है, परंतु फिर भी जो वो है ना, आप अगर केसेस सुनते होंगे, अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं, तो आपको ज़रूर इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी कि हाँ, ये कैसे मैं आपको कोरिलेट करवा रही हूँ। उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका वायु प्रदूषण का प्रभाव ये होता है कि जो हमारी ओजोन परत है, उस पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। ओजोन परत को हम O3 से भी डिनोट करते हैं। जो ओजोन परत में जो ओजोन परत होती है, वो क्या करती है, जो हमारी पराबैंगनी सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उससे एक तरीके से हमारी क्या करती है, सेफ्टी करती है। वो लेयर सी रहती है, जिसके कारण जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो हम तक नहीं पहुँच पाती, और जिससे स्किन कैंसर से हम क्या होते हैं, बचते हैं। तो यही इसमें कहा गया है ना कि ओजोन परत हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक गैस की परत है, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट किरणें से क्या करती है, बचाती है। अल्ट्रावायलेट किरणों को हम पराबैंगनी हिंदी में किरणें कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण जीन अपरिवर्तन या आनुवंशिकीय या त्वचा कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। मतलब कि इन चीज़ों में भी डिसेबिलिटी आने लग जाती है। अनुवांशिकीय परिवर्तन हो गया, या फिर हार्मोन्स में गड़बड़ी हो गई, वायु प्रदूषण के कारण भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इसके वो आपके कारण में कि वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसी चीज़ के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे वायु प्रदूषण से। तो हमने यही इनके पॉइंट्स देखो, मैंने कितने सारे आपको लिख के दे रखे हैं। अब ये है वायु प्रदूषण का एक प्रभाव। इसके कारण क्या होता है ना कि पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता, जो कि हानिकारक होती है हमारे लिए। इट मीन जो सूर्य से निकलने वाली जो गर्मी होती है वो आती है, तो उसके कारण ना CO2 की मात्रा अगर कम नहीं होती, तभी तो लोग बोलते हैं कि पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेड़ होते हैं ना, वो CO2 को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और जो O2 होती है उसको रिलीज करते हैं। और जो CO2 जब वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो हमारी पृथ्वी से एक तरीके से CO2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब CO2 कम होएगी, तो जो गर्मी है या जो CO2 के वो जो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है, उसमें भी कमी आएगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अगर वायु प्रदूषण होता है, तो उसके कारण तापमान भी बढ़ता है पृथ्वी का। नेक्स्ट है इसका प्रभाव में कि वायु प्रदूषण के कारण है ना, वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे भी बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि जैसी जहरीली घुलने की संभावना बढ़ी होती है। कि जैसे वो वायु में जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है या नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये सब क्या होता है, बारिश के पानी में घुल जाते हैं, और ये क्या करते हैं, जहरीली गैसें एक तरीके से निर्मित करते हैं। इससे फसलों, पेड़ों, भवनों तथा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचता है। आपने ज़रूर सुना होगा कि जो ताजमहल है, उसका रंग थोड़ा पीला हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या बोलते हैं ना कि अम्ल वर्षा, मतलब अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, वो उसको उसका जो है क्षय कर रहा है, उसको क्षति पहुंचा रहा है। ताजमहल की जो वो है एक तरीके से चमकदार जो है ताजमहल वाइट कलर का, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है जो एक जहरीली गैस होती है, जो अम्ल वर्षा होती है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके 5 पॉइंट्स करवाए हैं आपको प्रभाव के वायु प्रदूषण के, और बहुत अलग अलग उसको पढ़ाया है पॉइंट वाइज। तो आप इसको अच्छे से वो पकड़ लेना। मैं आपको इसकी PDF है ना, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको गेट करके और उसको पढ़ लेना अच्छे से। एक बार पेपर पढ़ के चलेगा ना पेपर में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, कि हम वायु प्रदूषण को आप किस प्रकार से रोक सकते हैं। आप वायु प्रदूषण को क्या, एक तो रीज़न आपका बचपन वाला रीज़न मैं बोल दूँ, तो एक तो रीज़न यही हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि जनसंख्या में वो करें, मतलब कमी करें, जनसंख्या वृद्धि को रोकें। क्यों? जनसंख्या वो बढ़ती रहती है, लोगों के रहने के लिए आवास के लिए फिर जगह बनानी पड़ती है। लोगों के रहने के लिए लोग जितने होंगे तो उतनी गंदगी भी करेंगे। जितनी ज़्यादा मतलब कि जनसंख्या बढ़ेगी, तो उतनी ज़्यादा डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसके कारण जो जंगल वंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सब का विनाश होता चला जाता है, और जो लोग हैं अपनी आरामदायक स्थिति ढूंढते रहते हैं। तो यही चीज़ है ना कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ना बहुत से कदम उठाए गए हैं। जैसे जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, या फिर लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान और रोगों के बारे में जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। कि हाँ, वायु प्रदूषण से ये होता है। अगर उनको जागरूक बनाएंगे, अगर लोग जागरूक बन जाएंगे, तो वो खुद ही वायु प्रदूषण को क्या करने लग जाएंगे, कम करने लग जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लग जाएंगे, पेड़ लगाने लग जाएंगे। और धूम्रपान पर भी नियंत्रण लगा देना चाहिए, क्योंकि जब धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान, तो उससे क्या होता है,
वायु में जो जहरीली गैसें टाइप में क्या होता है वो फैल जाता है और वो वायु को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। तो इसलिए धूम्रपान पर भी क्या करना चाहिए, नियंत्रण लगा देना चाहिए, या कारखानों और चिमनियों की ऊंचाइयां अधिक रखना चाहिए, जिससे कि क्या ना हो, जहाँ पर जो लोग हैं जो रहते हैं, जिन उनको क्या ना हो, नुकसान ना पहुंचे, या फिर जो कारखाने होते हैं उनको शहरों या और गाँव से बहुत दूर इलाकों में रखना चाहिए, जहाँ पर लोगों की जो वो है, मतलब जो लोग हैं वो नहीं रहते हों, ना के बराबर टाइप में लोग रहते हों। तो इस टाइप से भी प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कि हम वायु प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कारखानों की चिमनियों एवं में फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए, कि जिससे कि क्या हो, जो छननी के तौर पे वो क्या करते हैं, उसको छान दे और वायु क्या ना हो, दूषित ना हो। तो इस टाइप से उसने बोला है। नेक्स्ट है कि मोटर कारों तथा स्वचालित वाहनों को ट्यूनिंग करवाना चाहिए, ताकि अध जला धुआं बाहर नहीं निकल जा सके। अगर जैसे कि आप जानते हैं कि अगर जो लकड़ी, अगर आप पूरी लकड़ी को जलाते हैं, सॉरी ये गलत लिख दिया, अगर लकड़ी अगर पूरी तरह से जल रही होती है तब तो वो वायु को दूषित नहीं करती, परंतु जहाँ पे जो लकड़ी होती है अगर वो धुआं करने लग जाती है, लकड़ी का धुआं निकलता है, वो जो होता है ना वो नुकसानदायक होता है, सबसे ज़्यादा वायु को प्रदूषित करने में उसका रोल होता है। जो लकड़ी हम वैसे नॉर्मली जलाते हैं, अगर वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से जल जाती है अंदर तक, तो वो वायु को प्रदूषित इतनी नहीं करती है, परंतु अगर वो अधजली लकड़ी होती है और फिर वो धुआं धुआं करती रहती है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन देती है। आपने देख रखा होगा कि अगर ठंडियों में आग लगा कर बैठते होंगे तो कई लकड़ियाँ तो बहुत प्रॉपर वे में जल जाती हैं, अगर जो लकड़ियाँ पतली पतली होती हैं, ठीक है। परंतु कुछ लकड़ियाँ क्या होती है ना, मोटी सी होती हैं, वो जलती नहीं है, अंदर तक वो नहीं जलती हैं, वो उसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा वायु को प्रदूषित करता है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। या फिर जो मोटरसाइकिल, इन सबको क्या कर देना चाहिए, इन सबका मरम्मत कराई जानी चाहिए, जिससे कि ये क्या ना हो, आधा पेट्रोल को ना जलाएं, पूरा तरीके से जलाएं, जिससे धुआं ना बाहर निकले। नेक्स्ट है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। तो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था कि ये तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। औद्योगिक की स्थापना शहरों एवं गांवों से दूर करनी चाहिए। जो फैक्ट्रीज होती हैं, इनको जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिटी और जो गाँव से दूर रहकर, जहाँ पे जो लोग बहुत कम रहते हों, जहाँ पे जो लोगों की आवाजाही हो वो कम हो, वहाँ पे इस टाइप से क्या करना चाहिए, उद्योगों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है अधिक धुआं देने वाले स्वचालितों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, कि जो गाड़ियाँ होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, उसको भी रोकना चाहिए। तो ये सब क्या करते हैं, वो प्रभाव डालता है। सरकार द्वारा सॉरी प्रतिबंधात्मक कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये आपने देख लिया कि क्या क्या उपाय करने चाहिए वायु प्रदूषण को रोकने के, ठीक है, कि हमें इसके बारे में फिर वो भी कर सकते हैं, हम कार्रवाई भी कर सकते हैं इसके कानून को बनाने के लेकर। नेक्स्ट आपका ध्वनि प्रदूषण, कि ध्वनि प्रदूषण है क्या। तो ध्वनि प्रदूषण जैसे कि वायु प्रदूषण वायु से रिलेटेड थी, और जल प्रदूषण जल से रिलेटेड था, वैसे ही ध्वनि प्रदूषण ध्वनि से रिलेटेड है। इट मीन साउंड, जो ज़्यादा शोर होता है, जो शोर होता है ना, उसी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिख भी रखा है कि जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है तो वह कानों को क्या करने लगती है, अप्रिय लगने लगती है। और जो शोर होता है वो भी तो क्या लगता है, हमारे कानों को अप्रिय ही लगता है। तो वही होता है जो ध्वनि प्रदूषण होता है। और इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। और शोर से मनुष्य में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न होती है, साथ ही साथ कार्य क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इट मीन्स जो करने की जो एबिलिटी होती है पर्सन की, उस पर भी वो क्या करते हैं, नेगेटिव इफेक्ट डालती है। जो शोर होता है वो क्या करते हैं, डिस्टर्ब करता है हमारे माइंड को, या फिर हमारे एक तरीके से मन को, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है जो शोर है। वस्तुतः शोर वह अवांछनीय ध्वनि है जो मनुष्य को अप्रिय लगे तथा उसमें बेचैनी तथा उद्विग्नता पैदा करती है। इट मीन्स उसके अंदर वो अग्रेशन वो करती है। जो शोर होता है वो मनुष्य में एक तो बेचैनी हो गया, एग्रेशन हो गया, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गए, ये सब उत्पन्न होता है। और पृथक पृथक व्यक्तियों में उद्विग्नता पैदा करने वाली ध्वनि की तीव्रता अलग अलग हो सकती है। मतलब उद्विग्नता मतलब होता है एक तरीके से आप एग्रेशन भी बोल सकते हैं इसको। और वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी को ही क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब बच्चे जो छोटी क्लास में होते थे ना, तो ये डेफिनेशन भी ओनली लिख के आ जाते थे ना, तो भी काम हो जाता था। परंतु अब आप बड़ी क्लास में, इट मीन्स एज अ ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, तो आपको ये चीज़ें लिखनी होंगी। और ये मैंने बहुत अच्छा मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ इतना करके तो आपको लिखना ही होगा कि ध्वनि प्रदूषण है क्या। फिर हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण, कि जैसे कि आप देखते हैं रेल इंजन से निकलने वाला जो साउंड होता है, या फिर हवाई जहाज से, जनरेटर से, टेलीफोन से। जनरेटर भी शादियों में जो बजता है तो कितना ज़्यादा शोर करता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हमारे को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है, हमारा माइंड टोटली क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। या फिर जो टेलीविज़न, हम टीवी बहुत तेज साउंड में अगर सुनने लग जाते हैं, वाहन, लाउड स्पीकर आदि आधुनिक मशीनें जितनी भी होती हैं, ये ध्वनि प्रदूषण के कारण है, कि ध्वनि प्रदूषण इनके कारण होता है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव,
कि लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से श्रवण शक्ति कमजोर होना, इट मीन सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है? एक तो सुनने की शक्ति कमजोर हो जाती है, सिर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, क्रोध होता है, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, अथवा स्नायविक मनोवैज्ञानिक दोष क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, कि मन के जो दोष होते हैं वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। और लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव से स्वाभाविक परेशानी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जो व्यक्ति होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है थोड़ा सा। तो ये सब नॉर्मल सी जो मतलब वो होते हैं, ये इफेक्ट डालती है ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य की जीवन शैली पर। अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के रोकने के उपाय, कि क्या क्या किस कारण से हम उसको रोक सकते हैं। कि लोगों में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोगों के बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए। इट मीन्स कि क्या क्या रोग होते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण, उनको ये इस चीज़ के बारे में जागरूक करेंगे तो लोग अवेयर होंगे, तो वो क्या करेंगे। अब मान लीजिए कि कई लोग होते हैं बहुत टीवी तेज साउंड में सुनना पसंद करते हैं, मतलब कि सुनते हैं और उनको पता नहीं होता कि उनके सर में किस लिए दर्द हो रहा है। तो उनको ये चीज़ें अगर उनके बारे में हम क्या करें, जागरूक करें, तो वो क्या होंगे, इससे चीज़ से अवगत होंगे और इसको ठीक मतलब इनसे दूर रहेंगे। तो इसके इससे क्या हो जाएगा कि हम ध्वनि प्रदूषण को क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय में, कि कम शोर करने वाले मशीनों उपकरणों का निर्माण एवं उपयोग किए जाने पर बल दिया जाना चाहिए। कि कम जो शोर करते हो, जैसे जनरेटर हो गया। अब जनरेटर की जगह आजकल जो है इन्वर्टर बहुत मतलब वो आ गया है, एक मतलब एक तरीके से देखा जाए तो विदाउट साउंड एनी इक्विपमेंट क्या हो जाता है, लाइट्स जलती हैं, इट मीन्स जनरेटर की तरह ही वो काम करता है। आपने देखा होगा अगर घरों में छोटे छोटे मतलब नॉर्मल सी जनरेटर वो होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, इन्वर्टर होते हैं, वो जो उसके अंदर तेल से डला हुआ होता है, अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर पता होगा। इन्वर्टर लगे हुए होते हैं, तो ये क्या करता है, ये तो शोर भी नहीं करता और ये क्या करता है, ध्वनि प्रदूषण से भी एक तरीके से दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि अधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले मशीनों को ध्वनि निरोधी कमरों में लगाना चाहिए। ध्वनि निरोधी कमरों में मतलब जहाँ पे ध्वनि का आवागमन नहीं होता, तथा कर्मचारियों को ध्वनि अवशोषक तत्वों एवं कर्ण बंधकों का उपयोग करना चाहिए। इससे बचने के लिए रुई कान में ठूस लेनी चाहिए। इस टाइप से इसने बोल रखा है कि इस टाइप से हम इसका क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण में, कि उद्योगों व कारखानों को शहरी एवं आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए, जिससे कि अगर जो फैक्ट्री से निकलने वाला जो शोर होता है, जो मशीनें काम करती हैं, तो ये जब जो शोर होता है ये सब क्या हो, ये मतलब ना सुनाई दे, इससे ध्वनि प्रदूषण ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसको शहरों या एक तरीके से गाँव से दूर बसा देना चाहिए। जो उद्योग होते हैं उनको वाहनों में लगे हॉर्नों को तेज बजाने से रोका जाना चाहिए। कि जो हॉर्न होते हैं उसको बाबा ये नहीं कि कोई रास्ते में है नहीं और फिर भी खेल खेल में उसको क्या करे जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है शहरों, औद्योगिक इकाइयों व सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए। ये पौधों की भी ध्वनि शोषक का क्या करती है, कार्य करके ध्वनि प्रदूषण को कम करती है। तो इसने यही बात कही है कि जो वो है क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए, जिससे क्या हो, प्रदूषण में कमी आए, जो ध्वनि प्रदूषण है वो कम से कम हो सके। तो ये चीज़ उपाय दिए गए हैं किस चीज़ के, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के। एक आपको लगे कि मशीनों का रख रखाव सही ढंग से करना चाहिए, जिससे कि अगर आपने देख रखा होगा कोई सिलाई मशीन होती है, ठीक है, सिलाई मशीन होती है, तो सिलाई मशीन में अगर उसमें तेल ना डाला जाए या उसका डेली यूज़ ना किया जाए, तो वो घिच घिच मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम के साथ चलती है और बहुत ज़्यादा साउंड करती है। तो इन्हें यही बोला ना कि मशीनों का रख रखाव सही ढंग से करना चाहिए। अगर इसको सही तरीके से रखा जाता, इसमें प्रॉपर वे में तेल डाला होता, तो ये क्या नहीं करती, ये ध्वनि प्रदूषण नहीं करती। तो आप इसलिए अपना क्या कर सकते हैं, पीस सकते थे, ओ सॉरी क्या कहते हैं, मशीनों का इसलिए वो हमें सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। तो आप समझ चुके हैं कि जो साउंड होता है, जो मशीनें होती है, वो भी क्या कहती है, शोर करती है। थोड़ा माइंड वो हो गया, आप मतलब नेगलेक्ट करना उसको, गलत जो बोल दिया मैंने। आप देखते हैं भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं। अब हम भूमि प्रदूषण क्या में देखते हैं कि भूमि प्रदूषण क्या है, कि भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े, जिससे भूमि की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, उसे क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। कि जो भूमि है, अगर मान लीजिए भूमि का यूज़ फसल उगाने के लिए किया जाता है, परंतु जो फसल है वो प्रॉपर वे में ना उग पाए। जैसे आप पहले के टाइम पे सुनते होंगे कि नील की खेती जो अंग्रेज होते थे वो करवाते थे हमारे किसानों से। तो नील की खेती करने से जो किसान थे वो क्यों मतलब विरोध करते थे उसका, क्योंकि जब नील की खेती वह हो जाती थी ना, तो जो वो भूमि होती थी ना वो बंजर हो जाती थी। फिर उस भूमि पे कभी भी कोई दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती थी, क्योंकि वो जितना भी भूमि का जो वो होता है पोषक तत्व होता है, वो चूस लेता था कौन, नील की जो खेती कर नील जो होता था वो। तो इस कारण से ये क्या बोला है कि जो एक तरीके से भूमि की गुणवत्ता
तथा उपयोगिता नष्ट हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। भूमि में जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं उसी को भूमि प्रदूषण कहा गया है, प्रदूषण। और इसके अंतर्गत घरों के कूड़ा करकट के अंतर्गत झाड़न फुहरन से निकली धूल, रद्दी, कांच की शीशियां, पॉलिथीन की थैलियां, प्लास्टिक के डिब्बे या अध जली लकड़ी, चूल्हे की राख, बुझे हुए अंगारे आदि शामिल होते हैं। तो वही है कि इसके अंदर भूमि प्रदूषण के अंदर आपके इन सभी कारणों के कारण क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। चाहे फिर आप जो घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू से भी जो साफ सफाई करते हैं तो उससे जो धूल होती है, रद्दी होती है, कांच की जो शीशियाँ होती हैं या फिर जो पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं, इन सब के कारण भी क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है, अगर उसको सही तरीके से मैनेजमेंट करके उसका डिस्पोजल ना किया जाए तो। आप देखते हैं भूमि प्रदूषण के कारण। तो फर्स्ट कारण यही है कि कृषि में उर्वरकों एवं रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना। जो आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं पेड़ पौधों को लगाने के लिए। तो ये भी क्या करता है, भूमि की उर्वरता को ये कमी करता है, भूमि में एक तरीके से पोषक तत्वों को कम कर देता है। तो यही बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट है वो क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण के कि भूमि प्रदूषण औद्योगिक इकाइयां, कानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन, ये भी भूमि प्रदूषण करता है। तो इसमें यही पूछा गया भूमि प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। एक तो उर्वरकों, रसायनों और कीटनाशकों का यूज जो किया जाता है, या फिर जो औद्योगिक कारखानों और वो खानों तथा खदानों से निकले हुए ठोस कचरे होते हैं और उनका हम क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन होता है। जैसे कि भवन बनाए जाते हैं, घर वर बनाए जाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, भूमि प्रदूषण मतलब बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ठोस ठोस कचरे का क्या होता है, उसमें विसर्जन होता है। नेक्स्ट आपका कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान, जो मिट्टी द्वारा क्या होते हैं, अवशोषित नहीं हो पाते। इसका नेक्स्ट आपका कि प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग, जो जमीन में दबकर नहीं गलती हैं। तो अगर इसका उपयोग करते हैं तो क्या होता है, भूमि प्रदूषण बढ़ता है। अगर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक की थैलियों को यूज़ करते हैं और उसको अगर ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, अगर आप देखेंगे ना तो वो प्लास्टिक की जो थैली होती है ना उसको गलने में ही बहुत टाइम लगता है। अगर आप एक बार एक प्रैक्टिकल करके देखना, अगर आपने देखा होगा बचपन में कि मिट्टी, मान लीजिए कि वो है केले हैं या फिर जो हमारे सेब के छिलके हो गए, ये सब जो अनाज के जो सामान हो गए, अगर उनको हम मिट्टी में दबा देते हैं तो वो खाद बन जाती है। परंतु अगर वो प्लास्टिक को दबाया जाता है तो प्लास्टिक जस की तस की रहती है, क्योंकि प्लास्टिक को एक तरीके से कैसे है, प्लास्टिक को गलने में बहुत टाइम होता है, उसको डिस्पोजल होने में, उसका विखंडन होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए प्लास्टिक कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है किसी भी चीज़ के लिए। घरों, होटलों तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच और सोलमिक, सीमेंट आदि सम्मिलित होते हैं। तो ये भूमि प्रदूषण के वो जो कारण थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके प्रभाव। तो इसका जो प्रभाव है वो क्या क्या पड़ेगा, कृषि योग्य भूमि की कमी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रसायनों का यूज़ करेंगे तो जो रसायन होता है वो क्या करता है, उसकी उर्वरता को तो कमी डालता है ना, उर्वरता में कमी होती है तभी हम रसायन को यूज़ करना चाहिए, होता है। परंतु हमें इसका कम से कम यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे कि क्या ना हो, भूमि प्रदूषण ना हो। भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। जो पेड़ पौधे में हम कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं तो उससे जो खाने के पदार्थ होते हैं वो भी तो क्या होता है, उस पे भी वो भी बहुत ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगर उसको नेचुरल वे में ना पकाकर उस पे रसायन डालकर उसको पकाया जाता है और फिर अगर उसको खाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। नेक्स्ट आपका भूस्खलन से होने वाली हानियाँ और जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि, ये सभी। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से जो भूमि प्रदूषण है उसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, कि जल प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। जब भूमि प्रदूषण होता है तो उससे जल में भी जल का भी प्रदूषण बढ़ता है और वायु में प्रदूषण में होता है, क्योंकि अगर आप जानते ही हैं कि अगर भूमि प्रदूषण होता है तो साथ साथ वो वायु को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि जो धूल के जो कण होते हैं वो वायु में क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है। और जल कैसे प्रदूषित होता है, क्योंकि जब भूमि के आसपास जो मतलब जो वो होता है, मिट्टी विट्टी जो होती है वो बह कर अगर जल में जाएगी तो वो भी तो जल भी तो प्रदूषित होगा। तो इस टाइप से इसने कहा है कि इस चीज़ पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। अब हम देखते हैं कि भूमि प्रदूषण को रोकने के उपाय, कि भूमि प्रदूषण को किस टाइप से रोका जा सकता है। तो जैसे कि इसमें लिख रखा है कि मृत प्राणियों, घर का कूड़ा करकट, गोबर आदि को दूर गड्ढे में डालकर ढक देना चाहिए। इनको है ना
ये नहीं कि इनको फेंक दो ऐसे ही। इनको अगर हम ढक दें ना मिट्टी में तो ये क्या बन जाते हैं, ये खाद के रूप में भी कार्य करते हैं। फिर ये आपके एक तरीके से क्या हो जाता है, नेचुरल वो खाद बन जाती है। जो प्राकृतिक जो खाद होती है ना, ये उस टाइप का वर्क करती है अगर हम इन चीज़ों को मिट्टी में डालकर कहीं क्या कर दें, ढक दें अच्छे से तो। इसलिए इसको क्या करें, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं ना कि भूमि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमें खेतों में शौच नहीं करना चाहिए, बल्कि घर के अंदर ही शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे कि पुराने टाइम में भी आप देखते हैं कि जो वो टॉयलेट जो होते थे, जो लोग होते थे, वो फ्रेश होने के लिए खेतों में जाया करते थे। परंतु अब तो हो गए हैं कि हाँ, शौचालय हर घर में उसकी व्यवस्था की गई है। आपने अगर टॉयलेट मूवी देखी होगी तो आपको इस चीज़ का पता ही होगा कि इसमें क्या होता था कि ये एक तरीके से क्या करती है, भूमि प्रदूषित ही करती है, भूमि के प्रदूषण का कारण बनती है अगर सोच को क्या करा जाए, बाहर करा जाए। मकान में भवन को सड़क से दूर कहीं कुछ दूरी पे बनाना चाहिए, कि जो एक तरीके से सड़क से अगर दूर रहेंगे तो हमें जो वो है एनवायरनमेंट जो गंदा होता है तो उससे क्या नहीं होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भूमि प्रदूषण नहीं होगा। नेक्स्ट है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए आसपास घास व छोटे छोटे पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन का मतलब क्या है कि जैसे कि पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो पेड़ पौधे जैसे पेड़ है, पेड़ है होती है जो पेड़ की जड़ें, वो मृदा को पकड़ कर रखती है। अगर पेड़ को काट दिया जाता है तो जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है, खुल जाती है, और जिसके कारण अगर बारिश होती है तो वो मृदा क्या होती है, पानी के बहाव में बहकर नदियों और उसमें तालाब इन सब में चली जाती है, जिसके कारण जल प्रदूषण तो होता ही होता है। तो इसलिए इसने कहा है ना कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए ना कि मृदा अपरदन कम से कम हो, क्योंकि ये भी तो एक भूमि प्रदूषण का कारण ही है ना। और मृदा अपरदन कम से कम हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि घास वास या फिर छोटे छोटे पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो पौधे हैं वो मिट्टी को क्या कर सके, पकड़ सके, उसका अपरदन ना हो मृदा का। नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए कि घरों में साग सब्जियों का उपयोग करने के पहले धो लेना चाहिए, कि उसको अगर यूज़ करना है तो उससे हमें उसको पहले धोकर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम में जो अगर कोई भी फल सब्जी उगाई जाती है तो वो कैसी होती है, उसको केमिकल के थ्रू ही पकाया भी जाता है, क्योंकि आजकल इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि लोगों की जो वो है ना, जो लोगों की डिमांड है उसको पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसलिए जो वो होती है ना, जो कृषक होते हैं वो सब भी आजकल रसायनों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं सब्जी फलों और इन सबको उगाने के लिए, तो इनको पहले कभी भी धोकर यूज़ करना चाहिए। आप ज़रूर जानते होंगे कि जो सेब होता है उसके ऊपर भी आप अगर चमकदार चीज़ें देखते हैं तो उस पे भी कुछ ना, मतलब शाइन करवाने के लिए उस पे कुछ कुछ लगाया जाता है, इसलिए उसको हमें धोकर ही उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण क्या ना हो, भूमि प्रदूषण को बढ़ावा ना मिल सके। नेक्स्ट है कि गाँवों में गोबर गैस संयंत्र अर्थात गोबर द्वारा गैस बनाने को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे ईंधन के लिए गैस भी मिलेगी तथा गोबर खाद के रूप में भी यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट इसके उसको कम उपाय हैं कि ठोस पदार्थ अर्थात टीन, तांबा, लोहा, कांच आदि को मृदा में नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि ये कैसे नहीं होती है, डीकम्पोज, मतलब कि ये कम वो अब वो नहीं हो पाते, एक तरीके से वो नहीं हो पाते, खाद नहीं बन पाते हैं, इनका डीकम्पोजिशन नहीं हो पाता है, ये गल नहीं पाते। जैसे अगर आप प्लास्टिक मिट्टी में दबाते हैं ना, प्लास्टिक को अगर मिट्टी में दबाया जाता है तो जो प्लास्टिक होते हैं ना वो कभी भी गलती नहीं है। परंतु वहीं अगर आप कोई सब्जी के छिलके हो गए या केले के छिलके हो गए या कोई खाने के जो वो आलू की छिलके हो गई, इन सबको अगर दबाया जाता है तो वो खाद बन जाती है मिट्टी में कुछ दिनों के बाद ही, 2-3 दिनों में ये ना वो बहुत अच्छा एक तरीके से खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। परंतु अगर प्लास्टिक भी आप दबाएंगे ना तो बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं उस प्लास्टिक को वो करने में, एक तरीके से ख़त्म होने में। इसलिए कहा जाता है जो प्लास्टिक होती है उसका रिसाइकल होता है। इसलिए जो प्लास्टिक के सामान होते हैं, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बेचते भी हैं उसको। इट मीन्स उसको जो कबाड़ी वाले आते हैं उनको दे दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक जगह इकट्ठा होकर और फिर उसको रिसाइकल करके उसको फिर यूज़ करने लायक बनाया जाता है प्लास्टिक को। तो ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप से हम भूमि प्रदूषण को रोक सकते हैं, भूमि प्रदूषण को एक तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब कुछ हम है ना इसके मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं वो पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित। जैसे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को होना भी प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CO2 अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो ये भी क्या है, ये एक तरीके से हमारे वायु प्रदूषण का कारण बनती है, या किसी भी प्रदूषण का कारण बन सकती है CO2 का ज़्यादा होना, यदि वह धरती के लिए पर्यावरण में अनुचित अंतर पैदा करता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करने वाली गैसों में वृद्धि के कारण। अब ग्रीन हाउस वो जो प्रभाव है वो भी किससे पैदा होता है, वो CO2 की मात्रा जब बढ़ती है ना तो ही ये प्रभाव भी क्या होता है, एक तरीके से वृद्धि करता है। भूमंडल का तापमान क्या हो जाता है, निरंतर बढ़ता रहता है, क्योंकि CO2 की मात्रा बढ़ती रहती है, तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, आपने सुन रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग भी क्या होता है, बढ़ता रहता है।
जिससे हिमखंडों के पिघलने की दर में वृद्धि होती है। जब गर्मी बढ़ेगी तो जो भूस्खलन भूस्खलन बोल रही सॉरी, जो हिम पर जो बर्फ रहती है वो क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है, हिमस्खलन होने लग जाता है तथा समुद्री जल स्तर बढ़ने से तटवर्ती क्षेत्र में क्या होने लग जाता है, बाढ़ आने लगती है, जलमग्न हो जाएगा। हालांकि इन शोधों को पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका स्वीकार नहीं कर रहा है। इतनी जो ये अमेरिका है ना, इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, हिमस्खलन होता है। इट मीन्स जो हिम की जो बर्फ़ होती है, पर्वतों की जो बर्फ़ होती है पहाड़ों की, वो पिघलती है और पिघलने से क्या होगा, भूमि का जल का स्तर बढ़ेगा और जल का स्तर बढ़ने से क्या आती है, बाढ़ होती है। तो इन सबको ना ये अमेरिका जो है वो स्वीकार नहीं करता है। परंतु ये जो आपके पर्यावरण से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके, ठीक है। इसके कारण भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। प्रदूषण के मायने अलग अलग संदर्भों में से निर्धारित होते हैं। परंपरागत रूप से प्रदूषण में वायु, जल, रेडियो धर्मिता आदि आते हैं, और यदि इनका वैश्विक स्तर पर विश्लेषण किया जाए तो इसमें ध्वनि, प्रकाश के प्रदूषण भी सम्मिलित हो जाते हैं। अगर नेचुरल पहले की उससे देखा जाए तो सिर्फ वायु और जल प्रदूषण, ये टाइप के प्रदूषण को वैल्यू दी जाती थी। परंतु अगर इंटरनेशनली लेवल पर देखा जाए तो इसके अंदर ध्वनि प्रदूषण भी आता है, प्रकाश प्रदूषण भी आता है, आपको सामाजिक प्रदूषण भी आ जाता है। सामाजिक प्रदूषण क्या होता है, जो सामाजिक की जो बुराइयां होती हैं, ये चीज़ें अभी इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है कि गंभीर प्रदूषण उत्पन्न करने वाले मुख्य स्रोत रासायनिक उद्योग, तेल रिफाइनरीज, आणविक अपशिष्ट स्थल या कूड़ा घर हो गया, या प्लास्टिक उद्योग, कार उद्योग, पशुगृह, दाह गृह, इनमें जो शवगृह होते हैं ना, जो ये है ना शवगृह, जहाँ पे जो क्या होते हैं, एक तरीके शवों को जलाया जाता है, ये सब भी एक तरीके से क्या होता है, यहाँ पे भी प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ये सोर्सेज हैं कि जो प्रदूषण है वो कहाँ से क्या हो रहा है। अगर मैं किसी भी चीज़ का स्रोत बोलती हूँ, जो आपका ये स्रोत वर्ड है, अगर मैं किसी भी चीज़ है, जैसे पानी का स्रोत मैंने बोला क्या क्या है, तो आप बोल देंगे नदी, जल, वर्षा, तालाब, झील, ये सब हो जाता है। इसी टाइप से प्रदूषण का जो स्रोत है वो आपके ये सब आ जाते हैं, प्लास्टिक उद्योग, कार उद्योग, पशुगृह या दहगृह, ठीक है। नेक्स्ट है आणविक संस्थान, तेल टैंक दुर्घटना होने पर बहुत गंभीर प्रदूषण पैदा करते हैं। अगर जैसे आपने ये हिरोशिमा नागासाकी वाला जो केस सुना होगा कि जो क्या था, 2 बम गिराए गए थे इनके ऊपर, तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला, तो उसने बहुत ज़्यादा ऐसा प्रदूषण वहाँ पे हो गया था ना कि जो लोग थे जो बच्चे थे ना, अगर वहाँ पे जो बच्चे पैदा भी होते थे वो भी कैसे होते थे, अपंग होते थे। इट मीन्स उनमें डिसएबिलिटीज़ होती थी। तो ये चीज़ें क्या करती है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ये भी बहुत प्रदूषण करती है। तो इसने यही लिख रखा है कि गंभीर प्रदूषण पैदा करते हैं जो आणविक संस्थान हो गए, तेल टैंक हो गए, ये सब है, ठीक है। कुछ प्रमुख प्रदूषक क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, भारी तत्व लेड हो गया, कैडमियम हो गया, चॉकलेट के अंदर लेड होता है, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, आर्सेनिक हो गया, बेंजीन हो गया, आदि भी क्या है, प्रदूषक तत्व ही हैं। ये सब एक तरीके प्रदूषक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका कि प्राकृतिक आपदाओं के पश्चात भी प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है, और बड़े बड़े समुद्री तूफानों के पश्चात जब लहरें वापस लौटती हैं तो कचरे, कूड़े, टूटी नाव, कारें, समुद्र तट सहित तेल कारखानों के अवशिष्ट क्या होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी का कचरा, जो आपकी जो जो सरकार, आपने देखा होगा गाड़ियाँ कूड़ा वो लेके जाती है, कूड़ा लेके जाती है, तो उसने वही बोला कि म्यूनिसिपैलिटी का कचरा, इंग्लिश में इसको बोल दिया गया है। समुद्र में आने वाली सुनामी के पश्चात किए गए अध्ययन से पता चलता है ना कि तटवर्तीय मछलियों में भारी तत्वों का प्रतिशत बहुत बढ़ गया है। तो यही चीज़ है कि ये सब भी क्या करती हैं, एक तरीके से जो जितनी भी ये प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये भी प्रदूषण का कारण बन जाती हैं। जो भी अगर बाढ़ आती है तो इससे भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। तो यही चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट आपका कि प्रदूषक विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है, जैसे कैंसर हो गया, एलर्जी हो गई, स्किन इन्फेक्शन भी हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, जिसको दमा की बीमारी भी कहते हैं, इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें क्या करता है, एक तरीके से इन बीमारियों को जन्म देता है, प्रतिरोधक बीमारियां आदि। जहाँ तक कि कुछ बीमारियों को इन्हें पैदा करने वाले प्रदूषक का नाम भी दिया जाता है, जैसे कि मरकरी। अब ये सब क्या है, ये प्रदूषण के ही तत्व के नाम पर ही इस बीमारियों का नाम रख दिया गया है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, मीना माटा भी कहते हैं। आपने ज़रूर सुन रखा होगा और अपने साइंस की बायो पढ़ी होगी तो, ठीक है। उसमें 10th तक में भी आपने ये चीज़ देख रखी होगी कि हाँ, मीना माटा करके एक रोग होता है, तो ये इससे प्रदूषक के तत्व के नाम पर ही ये नाम रख दिया गया है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस टाइप से आपको इन क्वेश्चन को फ्रेम करना है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी इस क्वेश्चन पे होगी कि पाई तंत्र क्या है,
पाइथन की संरचना कार्यों का वर्णन कीजिए, या फिर पाइथन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है, और या नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन है कि पाइथन की परिभाषा देते हुए उनके महत्व तथा खतरों का वर्णन करें। तो इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी। आई होप आपको ये क्लास समझ में अच्छे से आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। कई बच्चे होते हैं कि हाँ, मतलब किसी को ज़्यादा अच्छा कंटेंट ना मिले, इसलिए कई बच्चे शेयर भी नहीं करते। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि आप ऑनेस्टी के साथ अपना पेपर आपको खुद दे के आना है, और एनएसटी के साथ दे के आना है। ये नहीं कि किसी को जानबूझ के ना दिखाकर और फिर आप अपना पेपर सिर्फ अच्छा करके आएँ। तो आप इसको शेयर करना भी ना भूलें, और अगर आपको कोई भी कंटेंट में कमी नज़र आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।